चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 की यूनिट 2 पे यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे, जो कि है प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत बताए थे दो तरीके के होते हैं, एक शास्त्रीय सिद्धांत और एक नव शास्त्रीय सिद्धांत, जो कि हमें पढ़ने हैं इस बुक में। शास्त्रीय जो मैंने 3 प्रकार के बताए थे, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, प्रशासनिक प्रबंधन और एक नौकरशाही का सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण में पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, प्रशासनिक प्रबंधन को भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और अब हम देखेंगे नौकरशाही का सिद्धांत, जो कि है मैक्स वेबर का। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा मैक्स वेबर के बारे में जान लें। मैक्स वेबर जो थे वो जर्मनी के समाजशास्त्री थे, और उन्होंने नौकरशाही जो शब्द है इसका प्रयोग जो है वो और वर्णन और इसका जो प्रयोग और वर्णन है वो इन्होंने पहली बार करा था। ऐसा माना जाता है कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया और वर्णन किया। और मैक्स वेबर का जन्म जो है 1864 पश्चिमी जर्मनी में हुआ था, एक व्यावसायिक परिवार में, जो कि वस्त्र निर्माण का कार्य करते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कानून का अध्ययन, मतलब लॉ का अध्ययन कर लिया इन्होंने, डॉक्टरेट अपना पूरा किया, और फिर कई कॉलेजेस वगैरह में ये अनुदेशक का भी इन्होंने काम किया। तो उन्होंने कानूनी विषय में अपने लिए कुछ लेख वगैरह भी लिखे, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कारकों का जिन लेख था, जिन लेखों में तो ऐसे कुछ उन्होंने लेख भी किए। और इन्होंने क्या करा कि हमेशा ही जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही तरहीज देते थे। यानी कि जो एक्सपीरियंस आपको, जो नॉलेज मतलब प्राप्त हो रही है, जो भी ज्ञान आपको अनुभव से प्राप्त हो रहा है, ये उसी को ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे, ज़्यादा उसी पर फोकस रखते थे। इनके जो मुख्य लेख हैं वो है सामान्य आर्थिक इतिहास, और दूसरा है प्रोटेस्टेंट विचार और पूंजीवादी की भावना। दो इनके ये मुख्य लेख हैं। अब देखते हैं नौकरशाही का अर्थ। नौकरशाही का सरल अर्थ है डेस्क सरकार। यानी 1775 में फ्रांस के विंसेंट डी गुर्नी ने पहली बार नौकरशाही शब्द गढ़ा था। यानी कि जो विंसेंट डी गुर्नी थे उन्होंने नौकरशाही शब्द को गढ़ा था, लेकिन जो मैक्स वेबर थे उन्होंने इस शब्द का प्रयोग और वर्णन पहली बार किया था। दोनों में ही डिफरेंस है। जो विंसेंट डी गुर्नी थे इन्होंने शब्द को गढ़ा था, और मैक्स वेबर ने इसका प्रयोग और वर्णन किया था। वो पहले व्यक्ति थे मैक्स वेबर। वेबर के लिए नौकरशाही अधिकारियों की प्रशासनिक इकाई है, एक जो संगठन में कार्यकुशलता लाने के लिए ज़रूरी है। यानी कि वेबर के लिए नौकरशाही जो है वो अधिकारियों के जो प्रशासनिक इकाई है, एक तरीके से अधिकारियों की एक ग्रुप कह सकते हो अधिकारियों का, जो कि किसी भी संगठन में कार्यकुशलता लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे प्राधिकार पर मैक्स वेबर के विचार। जो वेबर थे वो समाजशास्त्रीय घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते थे। तो इनका क्या था कि शक्ति संबंध को दर्शाता है, यानी कि जो प्रभुत्व जो है सामान्यता वो शक्ति संबंध को दर्शाता है। यानी शासक और शासित के बीच आदेश की सत्तावादी शक्ति होती है। जो शासक है और जो शासित है वो क्या होता है, मतलब शासक कोई आदेश देता है तो शासित उसको फॉलो करता है, जो भी उसका फॉलोवर है या जो उसके राज्य में रह रहे। तो इसको सत्तावादी शक्ति के रूप में देखा गया। परंतु जो शक्ति को तभी स्वीकार करते हैं या तो वो न्यायोचित हो या वैध हो। यानी जो शासित है वो शासक की शक्ति को तभी उसको स्वीकार करेगा, उसके आदेशों को, या तो वो न्यायोचित हो या वैध हो। तो प्राधिकार शक्ति के प्रयोग को वैध बनाता है। जो प्राधिकार है वो इस शक्ति के प्रयोग को वैध बनाता है। एक व्यक्ति स्वेच्छा से आदेशों और आज्ञाओं का पालन करते हैं। और वेबर ने 3 प्रकार की वैधता की पहचान की है, जिसमें किसी न किसी में प्रत्येक में विशेष प्रकार के प्राधिकार से संबंधित है। जो भी इन्होंने 3 जो वैधताओं की पहचान की है, तो हर वैधता में एक प्राधिकार से संबंधित है। वो देखते हैं कौन कौन सी है। तो इन्होंने बताए थे प्राधिकार के प्रकार 3 बताए थे: करिश्माई प्राधिकार, परंपरागत प्राधिकार और विधिक तार्किक प्राधिकार। देखते हैं तीनों के। करिश्माई प्राधिकार, ये क्या था कि करिश्माई नेताओं के पास कुछ व्यक्तिगत गुण ऐसे होते थे जो सामान्य आदमियों से उनको अलग बनाते थे। यानी उनकी मतलब हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल लोगों से उनको अलग बनाती हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। वो
जो करिश्माई नेता है या कुछ कोई भी हो सकता है, वो हीरो हो सकता है या मसीहा हो सकता है, कोई पैगंबर हो सकता है, तो क्या होता है, इनको अपनी इस अलग शक्ति के लिए समाज में एक व्यापक स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होती है। लोग इनकी बात को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उनकी बात पे वैधता जो है वो लोग मतलब एक प्रूव्ड हो जाती है इनकी बात कि हाँ ये समाज में जो है वो एक अच्छे स्तर पर है। तो लोग इनकी बात को टालते नहीं जल्दी से। तो लोग जो है बिना प्रश्न के इनके आदेशों और आज्ञाओं को मानते हैं, और लोग जो है वो असाधारण क्षमताओं पर इनकी विश्वास करते हैं कि हाँ इनके अंदर कुछ अलग है। तो इस प्रकार प्रशासनिक तंत्र जो है वो अस्थिर और बहुत ढीला हो जाता है, जिसमें कुछ अनुयायी नेता की पसंद और नापसंद के अनुसार ही काम करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई करिश्माई प्राधिकार को अपना रहा है संगठन के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि वो जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक तंत्र, जो सिस्टम उसका है, वो अस्थिर और बहुत ढीला ढाला सा हो जाता है। क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं किसी भी नेता के, वो क्या करते हैं, उसके नेता की पसंद और नापसंद के हिसाब से काम करते हैं। दूसरा है परंपरागत प्राधिकार। इसमें क्या होता है कि परंपरागत प्राधिकार जो है उसके अतीत की अच्छाइयों से वैधता प्राप्त करते हैं, यानी कि जो कार्य और परंपराएं, जो रीति रिवाज पर आधारित होते हैं, जो वो व्यक्ति है वो पहले से ही ऐसे काम करे उसने कि समाज में उसने अपने एक अच्छी इमेज बना ली है, जिससे कि लोग अब उसकी बात को मतलब उसका स्तर जो है समाज में वो बढ़िया हो गया। तो उन्हें स्वामी कहा जाता था पहले। स्वामी की आज्ञा का पालन करते थे लोग, जो अनुयायी होते थे उनके। और उसमें क्या गया, उन्हीं अनुयायियों द्वारा उनके आदेशों और आज्ञाओं का पालन किया जाता था, जो उनके प्रति निष्ठा रखते थे। जो उनके प्रति जितनी निष्ठा रखते थे, वही उनकी आज्ञाओं को, आदेशों का पालन करते थे। तीसरा है विधिक तार्किक प्राधिकार। विधिक तार्किक प्राधिकार में क्या होता है कि संगठन में क्या है, सभी सदस्यों पर नियम और न्यायिक रूप से लागू होते हैं। जो भी नियम है किसी जो संगठन है, उसमें हर सदस्य पर कुछ नियम लागू होंगे, और जो नियम है व्यवस्थित नियम और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है पूरा संगठन। इसमें क्या होता है कि जो प्राधिकार का प्रयोग करने वाले जो सदस्य, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके रूप में इनको निर्देशित किया जाता है और निव्यक्तिक आदेश का पालन करते हैं। जैसे होता नहीं है कि कोई जाते हैं हम किसी मंदिर में कि ये भगवान ने ऐसा कहा था, या हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो बोलते हैं अल्लाह ने ऐसा कहा था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो वो निव्यक्तिक आदेश होते हैं, मतलब उसमें किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे आदेश जो होते हैं निव्यक्तिक होते हैं। अन्य प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं जो कि कानून का पालन करते हैं। इसमें क्या होता है, कानूनों से और नियमों से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। कठोरता के कारण जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी सत्ता को सीमित करते हैं नियम कानून। तो नियम कानूनों के आधार पर ही इसमें जो होते हैं सारा काम चलता है। वेबर के नौकरशाही पर विचार। वेबर क्या मानते हैं कि में जो विधिक तार्किक प्राधिकार है वो नौकरशाही में प्रमुख स्थान रखता है। जो इनके लिए वैदिक तार्किक प्राधिकार जो है वो ही एक तरीके से सही मानते हैं मैक्स वेबर। नौकरशाही प्रशासन से तात्पर्य है कि ज्ञान की शक्ति के द्वारा प्रभुत्व, यानी आपके अंदर ज्ञान है तो आपका समाज में प्रभुत्व है। विशेष तौर पर तार्किकता इसका मूल गुण है, यानी कि आपके पास ज्ञान है लेकिन उसके आपके पास तर्क होने चाहिए, ताकि आप अपने ज्ञान को या आप जो बात कह रहे हो समाज में वो तर्क के आधार पर सही हो, आप उसको प्रूफ कर सको। नौकरशाही प्रशासन का मूल अर्थ है ज्ञान पर आधारित प्रभुत्व का प्रयोग, बताया है अभी। विशेषता इसे खास तौर से तार्किक बनाती है। इसकी ये विशेषता है कि जो ये है तार्किक होता है, इस चक्कर में इसको ज़्यादा माना जाता है। एक तरफ इसमें शामिल तकनीकी ज्ञान वास्तव में नौकरशाही की असाधारण शक्ति की स्थिति को पूर्णतः सुनिश्चित करता है। और दूसरी तरफ ये माना जाता है कि नौकरशाही संगठनों या वे जो सत्ता में रहते हुए इसका प्रयोग करते हैं वे उस ज्ञान से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। जो भी उन्होंने ज्ञान लिया उससे वो ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई नौकर की अवधारणा, जो उन्होंने नौकर शब्द की अवधारणा बताई है, ये बताया कि विकसित नौकरशाही का मानसिक चित्रण और आदर्श रूप है। यानी वेबर बताते हैं कि जो नौकर है इसमें मतलब ये नहीं कि कोई हमारे घर वाले में काम करता है वो नौकर नहीं, जो मानसिक रूप से वो एक हमारा मानसिक चित्रण और हमारा आदर्श आइडिया है।
वेबर का ये आदर्श रूप जो है, इसका आदर्श जो प्रारूप है वो मिस्र, रोम, चीन, विजेंटाइन, इसमें प्राचीन नौकरशाही के अध्ययन पर आधारित है। जो इनका आदर्श प्रारूप है वो इन सब के प्राचीन नौकरशाही के अध्ययन पर आधारित है। और 19वीं 20वीं के प्रारंभ में यूरोप में नौकरशाही के उभरते आधुनिक प्रवृत्तियों से भी प्रभावित है। जैसे जैसे यूरोप में जो आधुनिक प्रवृत्तियां नौकरशाही के जैसे जैसे बदलता गया, उससे भी इनके जो आदर्श प्रारूप है वो प्रभावित है। वे मानते हैं कि आधुनिक राज्य व्यवस्था में नौकरशाही के आदर्श स्वरूप को अपनाया जाना चाहिए, जो सामूहिक कार्य की तार्किकता पर आधारित होता है। यानी कि इनका मानना है कि जो आज की व्यवस्था है उसमें भी नौकरशाही का जो आदर्श रूप है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि तर्क पर आधारित है। अब नौकरशाही की विशेषताएं, यानी विशेषज्ञता के साथ कार्यों का विभाजन। मैंने बताया था पिछली बार भी पढ़े, तो स्पेशलाइजेशन के साथ कार्यों का विभाजन, यानी जो जिस काम में अच्छा है उसको वही काम दे दिया जाए। दूसरा है नियमों द्वारा कार्य को परिभाषित करना, यानी कि नौकरशाही तंत्र औपचारिक नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। वेबर द्वारा जो नियम जो लिखे हुए हैं इनके, ताकि व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत समर्थन की बजाय मनमानी ना करे और संगठन के कार्यों का उल्लंघन ना करे। तो नियमों से उसका कार्य परिभाषित कर देते हैं कि भाई नियम बना दिए और उसका कार्य क्या है सीमित कर दिया कि भाई तुम इन नियमों से उनका उल्लंघन नहीं कर सकते अपने व्यक्तिगत हित के लिए। तीसरा है प्राधिकार का पद सोपान, यानी वैध आज्ञा का पालन। इसमें क्या होता है कि जो भी उसके ऊपर पोस्ट वगैरह होती हैं, जैसे मान लीजिए सुपरवाइज़र है, उसके ऊपर मैनेजर वगैरह होते हैं, तो इसका क्या होता है, उच्च पदाधिकार से भिन्न प्राधिकार से निर्णय विरुद्ध विनियमित तरीके से आप अपील कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी भी अपने सुपीरियर से कंप्लेंट है तो उसके लिए उसके विरुद्ध आप एक विनियमित तरीके से अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। चौथा है तकनीकी क्षमता के लिए कर्मचारियों का चयन और मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, जैसे तकनीकी क्षमता बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। अब किसी को कोई टेक्नोलॉजी आती है, किसी को कोई आती है, तो उसके हिसाब से उसका चयन होना चाहिए कि हाँ ये इस काम में लगना चाहिए, ये बंदा इस काम में लगना चाहिए, इसको ये टेक्नोलॉजी आती है, इसको दूसरी आती है। पांचवा है पद के अनुसार औपचारिक संबंध, यानी कि नौकरशाही जो स्वरूप है उसमें क्या होता है कि संबंध अतार्किक भावनाओं पर नहीं बल्कि औपचारिक सामाजिक पहलुओं पर आधारित होते हैं। मतलब व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के लिए कोई स्थान नहीं है इसमें किसी भी संगठन में कि भाई तुम्हें पसंद है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, काम करना है तो वही करना है। उच्च अधिकारियों का अधीनस्थ अधिकारियों को दिया गया आदेश नी व्यक्ति कर्म पर आधारित होता है, यानी कि जो ऊपर से आदेश आया है वही उनको फॉलो करना होता है आगे। छठा है कर्मचारियों का नियमित वेतन। भाई कर्मचारियों का इसमें क्या होता है, नियमित वेतन, टाइम टू टाइम सैलरी वगैरह उनको देते रहो, वेतन, उनके काम का पैसा मिलता रहेगा तो खुश रहेंगे, काम हम बढ़िया करते रहेंगे। कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व का विभाजन। तो कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व के बीच पूरी तरह से विभाजन होना चाहिए। निजी इच्छा और मांगों को अलग रखते हुए संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने पद का स्वामी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी इच्छा और मांगों को उस संगठन के कार्यों से अलग रखते हुए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि संगठन के काम में तुम अपनी निजी इच्छाएं घुसेड़ रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हारी निजी इच्छाएं अलग हैं, तुम्हारा संगठन का काम अलग है। क्योंकि कर्मचारी कोई भी अपने पद का स्वामी हो, तो वो आज है कल नहीं है, हो सकता है कल कोई और आ जाए उस पद पे। अगला है कर्मचारी के ओवर टाइम की नियमित जीविका, यानी कर्मचारी को पदोन्नति प्राधिकार निर्णय पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए, जो कि समय के साथ कर्मचारियों के नियमित जीवन को उन्नत करने में मदद कर सके। यानी कि क्या होना चाहिए कि जैसे ओवर टाइम है, हम ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम की एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ इसको सिर्फ इतना ही करना चाहिए, क्योंकि कई होते हैं पैसों के लिए ज़्यादा ओवर टाइम करते हैं, सेहत वगैरह बिगड़ती है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो ये थे इसकी विशेषताएं 8। तो अगला देखते हैं इसकी कुछ सीमाएं थी, नौकरशाही की कुछ सीमाएं थी। क्या क्या है? 5 हैं। सामूहिकीकरण, शक्तियों का विभाजन, अव्यवसायी प्रशासन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व। अब देखते हैं क्या क्या थी। पहली है सामूहिकीकरण,
यानी कि एकाधिकार तंत्र नौकरशाही से प्रत्येक पद सोपान स्तर पर केवल एक व्यक्ति ही होता है, परंतु जैसे ही निर्णय निर्माण में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं वो सामूहिकीकरण के सिद्धांत में प्रारंभ हो जाता है। यानी कि एकाधिकार तंत्र नौकरशाही क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो निर्णय लेने वाला है, जो जिसका पद उच्च है, वो निर्णय लेने वाला एक ही व्यक्ति होता है इसमें। तो जैसे ही निर्णय लेने में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं तो फिर वो सामूहिकीकरण का सिद्धांत बन जाता है आगे जाके। और शुरू में जब तक उसमें एक व्यक्ति है तो उसमें एकाधिकार तंत्र का नौकरशाही कहलाती है। अगला है शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन का अर्थ है कि एक ही उत्तरदायित्व या कार्य को दो या दो से अधिक निकायों में बांटना। ठीक है, एक ही जो काम है उसको एक 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 व्यक्ति करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लेगा, दो या दो से अधिक लोगों को इसी काम में लगा दो तो काम जल्दी हो जाएगा। तो शक्ति का विभाजन कर दिया। इसी तरह कि निर्णय लेने के अधिकार से मुक्त करने में मदद मिलती है, और हालांकि ऐसी व्यवस्था अस्थिर ही होती है, ज़्यादा टाइम तक ये काम नहीं करती ये चीज़ें। अव्यवसायी प्रशासन, इसमें क्या होता है कि उन लोगों द्वारा चलाया जाता है ये जो कि सार्वजनिक सम्मान और समानता विश्वास हो, यानी लोगों में, समाज के अंदर उनके अंदर उनका सम्मान हो, विश्वास हो लोगों में, और उनके कार्य जो अलाभकारी हो, वो अपने लाभ पे ध्यान न दें, समाज कल्याण के लिए काम करें। परंतु इस व्यवस्था में पेशेवर और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का भी अभाव था, जो कि आधुनिक समाज की आवश्यकता है। यानी क्या है, आज के समाज में हमें ज़रूरत है कि इस काम में कुछ पेशेवर आए, प्रोफेशनल्स, और स्पेशलाइजेशन हो उनके अंदर उस काम के लिए। लेकिन इन लोगों की कमी है। लोग अपने मतलब इस हिसाब से काम तो कर रहे हैं, अलाभकारी है, उनका सम्मान भी है, विश्वास भी है, लेकिन अपने काम में उनके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है, उस प्रोफेशनल नहीं है उसमें, जबकि आज के समाज में इन चीज़ों की ज़रूरत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी नौकरशाही की शक्ति को सीमित करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है, जो कि वे सभी सभा के प्रति ही जवाबदेही होते हैं। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कुछ समय के लिए कार्यकाल में बाहरी लॉटरी से चुनाव और वापस बुलाने की संभावना, परंतु व्यवस्था स्थानीय प्रशासन में छोटे संगठनों के मामलों में ही सफल हो सकती है। यानी डायरेक्ट चुनाव कर लेना प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। डायरेक्ट चुनाव, जैसे बताएं लॉटरी के चुनाव या वापस बुलाने की संभावना, बाहरी कार्यालय के बाहरी। तो ये क्या होता है कि कोई भी ये व्यवस्था कहाँ चलती है, तो स्थानीय संगठन प्रशासन हो कोई, या जो छोटे मोटे संगठन है उसमें ही चल सकती है, ज़्यादा किसी बड़े लेवल पे ये काम नहीं करेगी। पर्ची वर्ची निकाल के तुम किसी को चुन नहीं सकते इसमें। प्रतिनिधित्व, पांचवी प्रतिनिधित्व। जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो चुन के आया हुआ है, वो नौकरशाही के प्राधिकार को साझा करते हैं, जो कि नौकरशाही की शक्ति को नियंत्रित या सीमित करने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, जो चुन के जो व्यक्ति आए हुए हैं वो नौकरशाही के प्राधिकार को आपस में बांट लेते हैं। इससे क्या होता है कि पावर किसी एक के पास नहीं रहती, उसकी शक्तियाँ जो है वो सीमित हो जाती हैं। कि जैसे अगर दो बंदे चुन के आए तो वो काम अपना आधा आधा आपस में बांट लेंगे, तो क्या करेंगे, कुछ काम उसके पास होगा जो वो नहीं करेगा, और कुछ काम इसके पास होगा जो वो नहीं कर सकता, तो दोनों की शक्तियाँ क्या सीमित हो जाएंगी कि वो कुछ ही काम कर सकते हैं अपना। और वेबर मानते हैं कि प्रतिनिधित्व नौकरशाही पर नियंत्रण की काफ़ी संभावना है। प्रतिनिधित्व द्वारा ही नौकरशाही पर नियंत्रण हम कर सकते हैं, ये वेबर का मानना था। अब देखते हैं इसकी आलोचना, कि वेबर के जो नौकरशाही के सिद्धांत था इसकी आलोचना हुई। क्या हुई, कार्ल जे फेडरिक मानते हैं कि आदर्श शब्द इस संदर्भ में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन सत्ताओं पर इसे लागू किया गया वे निश्चित तौर से आदर्श नहीं है। यानी कि ये कहते हैं कि जो जिन सत्ताओं पर हम आदर्श मानते हैं कि ये आइडियलिस्टिक है, ये ख्याली पुलाव है, जिनके ऊपर ये इस शब्द का प्रयोग किया गया, दरअसल वो इस शब्द के लिए थी ही नहीं, मतलब ऐसा प्रयोग उनके लिए नहीं होना चाहिए था, ऐसा इनका मानना था। जहाँ तक कि प्लेटोनिक समझ में भी आदर्श नहीं है, यानी कि मानते हैं जो प्लेटोनिक समझ थी, जो प्लेटो की थी, उसमें भी इनका मानना है कि आदर्श जो है उसमें भी नहीं है ऐसा कुछ। नेक्स्ट है, वेबर का सिद्धांत उन कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। वेबर का जो सिद्धांत है उन काम के लिए नहीं है
जो इनोवेशन या जो क्रिएटिविटी से संबंधित है, तो वेबर का सिद्धांत जो है वहाँ काम नहीं करेगा। दैनंदिन कार्यों में, रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें बार बार दोहराए जाने वाले कामों में करने वाले और संगठन के कुछ उद्योग और कठोर नियमों और विनियमों को अपनाते हैं। तो जो वेबर का सिद्धांत है वही कहना चाह रहे हैं कि ये वहाँ काम नहीं करेगा जहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है और जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, वहाँ वेबर का सिद्धांत काम नहीं करेगा। अगली आलोचना की है अल्विन गोल्डर ने। ये कहते हैं कि संगठन में जो नियम विनियम बने हुए हैं, इससे हम स्वीकृति व्यवहार और प्रदर्शन के न्यूनतम स्तर को समझ सकते हैं। स्वीकृति व्यवहार यानी कि वो कितना आदेशों का जो पालन कर रहे हैं, उनके अंदर स्वीकृति व्यवहार है कि नहीं है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। और उनका प्रदर्शन का अगर न्यूनतम स्तर है तो उसकी हम पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रबंधक और जो उसके अधीनस्थ काम करने वाले हैं वो नियम विनियमों पर ध्यान दे तो, लेकिन अगर संगठन के लक्ष्यों पर कम ध्यान हो और इसे प्रबंधक जो होता है, सुपरवाइजर, और उसके अधीनस्थ जो काम कर रहे हैं, उनके बीच क्या होता है, निरंतर दरार बननी शुरू हो जाती है। और इससे क्या होता है, संगठन अपने लक्ष्यों से विमुख हो जाता है, यानी लक्ष्य से भटक जाता है फिर संगठन, जब इन दोनों बीच में दरार हो जाएगी तो। अगली आलोचना करते हैं टेलकोट और पर्सन्स। ये कहते हैं कि जो आंतरिक असंगति है या जो उथल पुथल है अंदर की, जो प्रबंधक और उसके अधीनस्थ काम करने वालों के बीच में है, इसके अनुसार ये संभव नहीं है कि अधिकारी आदेश देते हैं जो तकनीक कौशलता में समान रूप से अच्छे हों। यानी कि कहते हैं कि जो अधिकारी आदेश दे रहे हैं किसी को, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उस तकनीक में स्किल्ड हों, उनको वो तकनीक आती हो, या उनको कोई अगर कोई मशीन चला रहा है उसको आदेश देने के ढंग से चला, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको ढंग से आती होगी, लेकिन वो आदेश दे रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण कमी इन्होंने ये बताई कि कर्मचारियों को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता, यानी कि उनके विचारों या निर्णय निर्माण क्षमता को कोई महत्व नहीं देते कि उनके अंदर यार क्या बुद्धि है, इनमें मशीन चलाएंगे खाली, बोरे ढोएंगे, इनके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, क्या नीति निर्माण करेंगे, क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कर्मचारी जो है निराश और प्रेरणाहीन महसूस करता है, और समय बीतने के साथ वो क्या करता है, नियमों और विनियमों की परवाह नहीं करता, और फिर जो प्रशंसक, जो प्रबंधक होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, मैनेजर जो उनके ऊपर अधिकारी होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उनकी बहिष्कार और आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ आलोचनाएं थी और ये था मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्टन मेयो का मानव संबंधी सिद्धांत। नवशास्त्रीय सिद्धांत जो है अगले बार से शुरू हो रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।